हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रवीण कुमार चतुर्वेदी आपको आपके यूट्यूब चैनल न्यू आकार पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता बताने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि पिछली क्लास मैंने लिया था उसमें एक स्लाइड हमारी छूट गई थी। इसमें है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों में संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों में संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये एक बहुत ही समझिए कि कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि 35वां 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो सिक्किम को भारतीय राज्य बनाने के लिए, ऐसे गोवा का और अन्य राज्यों का भी है। तो आप कहेंगे कि ये तो संविधान संशोधन हो रहा है और फिर कहा जा रहा है 368 में संविधान संशोधन नहीं हुआ। इसका पॉइंट ये है कि जब आपको पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन, उसमें 3 तरह के संशोधन होते हैं। साधारण विधेयक से साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के सहमति के आधार पर, आधे से अधिक राज्यों के बहुमत के आधार पर संशोधन। तो जो संशोधन साधारण विधेयक से होंगे यानी कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से यानी आधे से अधिक के द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसे साधारण संशोधन कहते हैं। और ये साधारण संशोधन अनुच्छेद 368 के अर्थों में यानी अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जबकि इसमें नियमों में और धाराओं में परिवर्तन तो होंगे, नई बातें जोड़ी जाएंगी, लेकिन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। और इसमें कुछ और भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 29 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत का अंग बनाया गया। अब इसको समझिए, इसमें बात में कहानी है। कहानी ये है कि 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो भारत का अंग नहीं बनना चाहती थी। उसमें एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा है हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में राजा हरिचंद और क्या अब्दुल्ला प्रधानमंत्री, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री मिलकर एक नए राज्य के निर्माण की योजना बना रहे थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला के पाकिस्तान के प्रति अधिक रुझाव को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने हमारे पटेल जी के साथ मिलकर एक विलय पत्र पर सिग्नेचर किया और उसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना। इसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का जो भारत में विलय हुआ वो जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। और तीसरा है हैदराबाद। हैदराबाद का विलय एक सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। ये अभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत का जो नागरिकता है वो दूसरा चैप्टर यानी भाग 2 है और आर्टिकल 5 से लेके 11 में नागरिकता दी गई है। अब नागरिकता में पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि नागरिकता की अवधारणा क्या है नागरिकता। दूसरा हम समझेंगे कि एकल और दोहरी नागरिकता क्या होती है। तीसरा, नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या, यानी किस किस आर्टिकल में क्या बातें दी गई हैं। और उसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर। तो हम शुरू करते हैं नागरिकता की अवधारणा। क्या है नागरिकता? किसी भी देश का सदस्य होना नागरिकता है। यानी क्या, अगर हम भारत के सदस्य हैं तो यानी हम भारत के नागरिक हैं।
नागरिकता पूर्ण और समान सदस्यता है, सबको समान सदस्यता है। कोई ऐसा नहीं है कि भारत के तुम पूरे नागरिक हो हम आधे नागरिक, नहीं, पूरी तरह से समान सदस्यता है। नागरिकता किसी भी व्यक्ति की पहचान, किसी भी व्यक्ति की पहचान भी है, यानी कि हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो ये हमारी एक पहचान है। दूसरा कि नागरिकता हमारे संबंधों को बताती है। संबंध को कैसे बताती है? नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य और दायित्व भी बनते हैं, जिनके आधार पर हमारे संबंध निर्धारित होते हैं। तो नागरिकता क्या है? एक संबंध को भी बताती है। अब आता है एकल नागरिकता एवं दोहरी नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता संघ और राज्य की अलग अलग नागरिक न होना, ये एकल नागरिकता है। यानी कि हम केवल भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। मान लीजिए आज हमारा गढ़ आजमगढ़ है और हम पूर्वांचल, मान लीजिए अब आज हम कह दें कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो भारत तो 82 राज्यों का अविनाशी संघ है, तो कल को उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल अलग हो जाए तो हम पूर्वांचल के नागरिक होने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, भारत में केवल संघ की नागरिकता है। भारत में संघ की नागरिकता यूनाइटेड किंगडम के यानी ब्रिटेन की नागरिकता के आधार पर आधारित है। यानी कि जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है वैसे भारत में भी एकल नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता क्या होती है? संघ और राज्य दोनों का नागरिक होना। जैसा कि अमेरिका के संविधान में दिया गया है कि अमेरिका में संघ का भी नागरिक अलग होगा और राज्य का नागरिक अलग होगा। जैसे अमेरिका में एक प्रांत है इलिनोइस, कोई व्यक्ति इलिनोइस का अगर नागरिक है तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। और इसी तरह कहीं कहीं दो देशों का एक साथ नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे बेल्जियम, फ्रांस, मैक्सिको, इसमें यूएसए के साथ साथ अपने देश की भी नागरिकता प्रदान करते हैं। यानी यहाँ दो देशों की नागरिकता से संबंधित है। भारत में दो देशों की नागरिकता नहीं हो सकता, भारत का कोई भी नागरिक दो देश का नागरिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है? नागरिकों को दो तरह के अधिकार दिए गए हैं। कैसा कैसा अधिकार? एक तो मौलिक अधिकार दिया गया है, दूसरा गैर मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से मना करता है, यानी लिंग, जात, जन्म, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव से मना करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास करने, कहीं बस जाने, व्यापार करने आदि की स्वतंत्रता। और जो 29 के तहत और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के जो अधिकार दिए गए हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान है। और भी गैर मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्रदान है किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी भारत में वोट कौन करेगा? जो भारत का नागरिक है। अब यहाँ एक पॉइंट ये है कि मतदान करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची पत्र में विलय, मतदाता सूची पत्र में नामांकन और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद पद धारण की कुछ योग्यता है। जैसे अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश केवल भारत के नागरिक ही बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अब उसके बाद आते हैं कर्तव्य और दायित्व। भारत के नागरिकों को दो तरह के दायित्व दिए गए हैं। क्या?
एक तो देश की सुरक्षा का दायित्व देश के नागरिकों पर है, दूसरा हमें अपना टैक्स समय से जमा करना चाहिए। जो भी हमारे ऊपर टैक्स बनता है वो हमको जमा करना हमारा दायित्व है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 क में 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं जो हमारे कर्तव्य हैं। और उसके बाद आजकल परीक्षा में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या है? विदेशों में बसे भारतीय लोगों के समूह को डायस्पोरा कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसके लिए गिरमिटिया शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने गिरमिटिया, दक्षिण अफ्रीका में एक गिरमिटिया आंदोलन भी चलाया था। तो डायस्पोरा जो शब्द है वो विदेश में बसे भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी शब्द के समानार्थी ये समझिए एक तरीके से एनआरआई है। एनआरआई की हिंदी है अनिवासी भारतीय। 183 दिन या उससे अधिक, 183 दिन या उससे अधिक दिन तक यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, तो वह एनआरआई समझा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने कई सारे विदेश के दौरे किए और इनको देखते हुए कई सारे लोगों ने आरटीआई लगाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भारत से बाहर 183 से अधिक दिन तक रहे हैं। मतलब हालांकि उत्तर आया नकारात्मक आया कि मतलब 183 से कम ही दिन तक भारत से बाहर रहे, लेकिन लोगों की ये एक इच्छा जगी कि क्या वो एनआरआई तो नहीं हो गए। और उसके बाद आता है एनआरआई से संबंधित 2 शब्द हैं, पीआईओ और सीआईओएस। इसके बाद भारतीय नागरिकता से संबंधित 2 शब्द आते हैं, पीआईओएस और ओसीआई। पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के विदेशी। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म या तो भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत के नागरिक यानी उनके माता पिता या पिता पितामही, माता मातामही में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक यानी पीआईओएस में शामिल किए जाते हैं। इसी तरह सीमा पारी या भारतीय नागरिकता से संबंधित भी शब्द दिया गया है। इन दोनों को लगभग समान अर्थों में होने के नाते नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में दोनों का विलय कर दिया गया। इससे पहले 2003 में नागरिकता से संबंधित संशोधन हुआ था। कब? 2003 में। एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों की भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हुए 9 जनवरी 2003 मतलब 2003 में संस्तुति आई, 2004 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। 9 जनवरी ही डेट क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक नागरिकता पर। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ प्रावधान किए गए। 2015 के बाद 2019 में संशोधन आया, उसमें कुछ प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की संस्तुति के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। कब? 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 6 समुदाय, कौन कौन से? 6 समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब आप सोचिए कि क्यों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से? क्योंकि यहाँ
उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। और यहाँ आप देखेंगे कि एक समुदाय ऐसा है जिसका नाम इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह वहाँ बहुसंख्यक हैं और अत्याचार करने वाले वही हैं, तो उनको हमारे देश की नागरिकता से संबंधित या अवैध प्रवासी का जो दर्जा समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। और सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा संविधान के संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस दिन या उसके बाद जो भी भारत में जन्म लेगा, नॉर्मल जैसे हम लोगों के लिए है कि भारत में नागरिक जन्म लेते, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हम भी भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुए हों को भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। दरअसल भारत के बंटवारे, भारत पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ, यानी भारत का जो बंटवारा हुआ, उसमें पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो भारत आ रहे थे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए उनसे उनके संबंध में कानून बनाने के लिए, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 6 में स्थान दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 7, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान गए हों और फिर भारत लौट आए हों। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, मुस्लिम भाई थे, जो इस्लामिक कंट्री के नाम पर, इस्लाम देश के नाम पे पाकिस्तान तो गए, लेकिन वहाँ जब अपने साथ अत्याचार और भेदभाव को देखा तो उनको फिर से अपना देश वतन याद आया और वो भारत लौट कर आए। ऐसे लोगों के लिए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 6 के तहत स्थान दिया गया तथा उनको नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 8 में PIOS से संबंधित यानी भारतीय मूल की विदेशी नागरिकों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान किया गया है तथा आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि भारत के नागरिक को किसी भी हाल में नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद यह है कि आर्टिकल 11 प्रावधान करता है कि संसद कोई विधि बनाकर नागरिकता के अधिकारों का विनिगमन कर सकती है, नागरिकता के अधिकार का विनिगमन कर सकती है, यानी फिर से नए तरीके से नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियम बना सकती है। अब आते हैं टॉपिक की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहे तो वो कैसे भारत का नागरिक होगा, इसके संबंध में तो पहला टॉपिक है 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है कोई व्यक्ति। पहला, जन्म के द्वारा नागरिक है। अगर हमारा जन्म भारत में होता है, हमारे पिता भारत के नागरिक हैं, माता पिता भारत में, तो मैं भी भारत का नागरिक हूँगा। ये पहला टॉपिक सामान्य सी बात है। दूसरा, वंश के द्वारा भारत की नागरिकता। वंश के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके माता पिता या दोनों में से कोई भारत के नागरिक हैं तो वह भारत का नागरिक होगा, वंश के द्वारा नागरिकता संबंधित। लेकिन उसके लिए 1 वर्ष के भीतर भारत के दूतावास में, जो उस देश में भारत का दूतावास है, उसमें पंजीकरण कराना आवश्यक है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। ये PIOS से संबंधित है या OCI से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष से भारत में रह रहे हों, पूरे सामर्थ्य और उम्र के साथ हों, तो वो पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। चौथा, देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता जो प्रदान करने का प्रावधान है, बेसिकली ये ऐसे व्यक्तियों की भारत को नागरिकता प्रदान करने के लिए है जो मानव प्रगति, विज्ञान की प्रगति और सामाजिक प्रगति में योगदान करते हैं। इनके लिए या भारत की प्रगति में जो योगदान करते हैं, देशीकरण के द्वारा उनको नागरिकता प्रदान करने की छूट प्रदान की गई है। और पांचवा टॉपिक है राज्य क्षेत्र का समावेशन करने द्वारा नागरिकता। आप देखिए, राज्य क्षेत्र का समावेशन शब्द से ही आप समझ जाएंगे।
अगर मान लीजिए भारत किसी देश पर आक्रमण किया, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, भारत ने कोई क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया, तो उस क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ये भारत की नागरिकता अर्जन करने से संबंधित नियम है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनके आधार पर भारत की नागरिकता का त्याग हो जाता है या कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है। कैसे? यदि वह स्वेच्छा से त्याग कर दे, कोई व्यक्ति कहते कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, स्वेच्छा से और पूरी उम्र और क्षमता के साथ हो, तो स्वैच्छिक त्याग कर सकता है। दूसरा, बर्खास्तगी के आधार पर किसी को अगर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाता है, संसद विधि बनाकर बर्खास्त कर सकती है। तीसरा, वंचित करने के द्वारा। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। कैसे? कोई OCI है या PIOS है, यानी विदेशी मूल का भारत नागरिक है, पंजीकरण के द्वारा अगर भारत का नागरिक बन रहा है और उस पंजीकरण में उसने फर्जी प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, संविधान के प्रति अगर निष्ठा अगर नहीं रखता या आदर नहीं करता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, यदि युद्ध के दौरान कोई व्यक्ति किसी शत्रु की मदद करता है या देश के साथ गद्दारी करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में विदेश में 2 वर्ष या उससे अधिक कैद में रहता है तो भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप जानते हैं जैसा कि NRI के नियम में था कि 183 दिन से अधिक दिन तक यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो आयकर अधिनियम 1966 के तहत वह भारत का नागरिक नहीं कहा, यानी कि वह NRI हो जाएगा, अप्रवासी भारतीय के दर्जे में आएगा। तो इस तरह से भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित ये नियम थे। इसी तरह हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी बातें या सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी क्लास पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।